हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का जो है वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में दिया है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स: बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करता है, क्या कहता है, जो हमने 11th में पढ़ा था वही है। हमें प्रॉफिटेबिलिटी बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। प्रॉफिटेबिलिटी हमें क्या बताता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, कंपनी भी बनाती है, फर्म भी बनाती है, सोल प्रोप्राइटर बनाता है। और कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट चेंज है। देखिए यहां पर क्या वर्ड आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में हम इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को हम बोलते थे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड P&L से हमें क्या पता चलता था, नेट प्रॉफिट पता चलता था। यहां पर भी हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। और बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता था, फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहां पर भी वही चीज है। तो दोनों का एंड रिजल्ट वही है, चाहे वो हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें, चाहे हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, चाहे हम कंपनी की बात करें, एंड रिजल्ट तो वही है, हमें ये पता चलता है। लेकिन दो चीजें डिफरेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां पर 4 चीजें हैं, जबकि सोल प्रोप्राइटर में बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड P&L को एक ही काउंट किया कीजिए। और पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। बट जब हम कंपनी की बात करते हैं तो ये 4 चीजें कंसिस्ट हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट, यानी एक तरह से प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। जब हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बोलते हैं तो हमें टी शेप दिमाग में आता है, अकाउंट। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, देखिए स्टेटमेंट। और जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, एक वर्टिकल फॉर्मेट होगा, इस तरह से सीधा होगा, जिसमें 2 साइड नहीं होंगे। अमाउंट का एक कॉलम डेबिट में होता था, एक कॉलम क्रेडिट में होता था। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम करंट ईयर का होगा और एक कॉलम जो होगा वो प्रीवियस ईयर का होगा। लेकिन है वही, सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। प्रेजेंटेशन मतलब एक फॉर्मेट अलग है, चीज़ें वही है जो ट्रेडिंग एंड P&L के अंदर हम लिखते थे। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म का जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेम होता है, बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है जो इंडियन कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 पार्ट 2 में दिया है। बिल्कुल सब चीज़ें वही हैं, बस प्रेजेंटेशन अलग है। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि ये जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है एक्सेप्ट फॉर्मेट। ये देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो है सेल्स कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ पर सेल का दूसरा नाम दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज में बाइंग एंड सेलिंग। तो सेल जो है उसकी जो हेडिंग है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लिख देंगे 1,38,000 और इसका वर्किंग नोट जो है वो नीचे लिखना पड़ेगा, नोट नंबर 1। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट से मैंने पहले से बना के रख लिया है, कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल्स रिटर्न 138,000। नाउ सेकेंड पॉइंट, अदर इनकम। अब अदर इनकम क्या है, याद कीजिए, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। अदर देन बिजनेस एक्टिविटी यानी बिजनेस एक्टिविटी के अलावा भी तो कंपनी के पास पैसा आता है, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई एक पर्सन हो, एक से ज़्यादा तरीके से पैसे कमाते हैं। जैसे मैं कोचिंग करके पैसा कमाता हूँ तो मेरी जो इनकम है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन मैं भी तो बैंक में पैसे जमा करता हूँ, तो ये मेरी कोचिंग से रिलेटेड नहीं है, मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो ये देखिए रेंटल इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये अदर इनकम है या अदर रेवेन्यू बोल सकते हैं, अदर देन बिजनेस एक्टिविटी। तो देखिए 30 + 20 + 45 ये हो गया टोटल मिला करके 95,000। ये देखिए 95,000, यहाँ पर लिख देंगे नोट नंबर 2 95,000। अब इसका कर देंगे टोटल, ये देखिए कुल मिलाकर के आ गया 2,33,000। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब आपको जो ध्यान देनी है दूसरी बात, इन दोनों का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम
2,33,000। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसी तरह से लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, तीसरा नंबर डाल के, और मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ पर मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल का कंज्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए ओपनिंग स्टॉक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टॉक लिखे हुए हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल की, तो 25,000 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ मटेरियल 10,000, 25 प्लस 10 35,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 15,000। तो ये 15,000 जो है नोट्स टू अकाउंट्स का तीसरा नंबर है, यहाँ पर आ जाएगा 15,000। इसके बाद लिखा हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखिए स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब हम डायरेक्टली कोई सामान खरीद के बेचते हैं उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है, सामान खरीदा और जैसा मिला था वैसे ही हमने बेच दिया, तब हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक इन ट्रेड क्लियरली लिखा है 90,000, तो यहाँ पर इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे लिख देंगे 90,000। इसके बाद लिखा है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ पर देखिए फिनिश्ड गुड्स का क्या, देखिए ओपनिंग है 15,000 और क्लोजिंग जो है वो है 12,000। चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना है, 15,000 है ओपनिंग और 12,000 है क्लोजिंग, तो कितना आ गया 3,000, ये फिनिश्ड गुड्स का आ गया। इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस का देख लीजिए कितना है 12,000 और वहां पर कितना है 10,000, 12 माइनस 10 2,000, यानी टोटल आ गया 12,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा 2,000। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया होता तो इसका भी इसी तरह से कैलकुलेशन करते, टोटल हो गया 3 और 2 5,000, तो यहां पर आ जाएगा 5,000। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट यानी हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट देते हैं, उनको काम करने के बदले में सैलरी देते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो टेम्परेरी उनको वेजेस देते हैं, एम्प्लॉयज़ को हम बोनस देते हैं, जैसे दिवाली चल रही है, दिवाली है तो एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया, तो ये देखिए वेजेस, सैलरी और ये हो गया बोनस। वेजेस है 3,000, बोनस है 2 5 और 10 15,000। इसका भी आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा, नीचे नंबर डाल करके 4 नंबर या 5 नंबर जो भी था, ये 4 नंबर था हमारा। इस तरह से यहाँ पर कितना आ गया 3,000 और 10 13 और 2 15,000, 15,000 आ गया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसके बाद देखिए फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब होता है मनी अरेंज करना बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो हमने मनी अरेंज किया नहीं, लोन तो लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर कॉस्ट वर्ड लिखा है, आपको कितना देना पड़ेगा बदले में। मान लीजिए आपने 100 रुपये लोन लिया और आपको 4 साल के बाद 150 रुपये लौटाना है, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 हम लौटा रहे हैं ये हमारी कॉस्ट पड़ी, हमने जो पैसा अरेंज किया। इन शॉर्ट इंटरेस्ट, तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन है 5,000 रुपये, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, ये आ जाएगा 5,000 रुपये। इसके बाद देखिए डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रीसिएशन क्या होता है, फॉल इन द एसेट्स ऑफ वैल्यू ड्यू टू इट्स यूज एंड पैसेज ऑफ टाइम। एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये देखिए डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन, ये हो गया 2,000 और एक 3,000। लेकिन यहाँ एमोर्टाइजेशन लिखा हुआ है, जब टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो उसको डेप्रीसिएशन बोलते हैं, लेकिन जब हम इनटेंजिबल एसेट की बात करते हैं तो उसका जो डिफरेंस होता है वो एमोर्टाइजेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है गुडविल रिटर्न ऑफ 1,000, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ 1,000, इसका टोटल जो है वो है 5,000। इसका भी हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा नीचे, अभी फिलहाल मैं आपको समझा दिया हूँ। ये भी कितना आ गया 5,000 आ गया, ये भी कितना आ गया 5,000 आ गया। अब देखिए लिखा है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस का मतलब इन सब के अलावा जो बच गया एक्सपेंसेस। देखिए हमने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी लिख दिया, हमने ये परचेज वाला भी कर लिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी कर दिया, फाइनेंस कॉस्ट भी हो गया, डेप्रीशिएशन भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बची हैं, ये देखिए मैं टिक कर देता हूँ। फ्रेट आउटवर्ड ये 1,000 रुपये, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ 1,000 रुपये। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 रुपये, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, ऑडिट फीस 4,000 रुपये। इसके बाद बोनस हो चुका है, रिपेयर टू बिल्डिंग 5,000 रुपये।
इसके बाद रिपेयर टू मशीनरी 3,000 रुपये, और आखिरी बैंक चार्जेस। देखिए बैंक चार्जेस बहुत सारे लोग फाइनेंस कॉस्ट में लिख देते हैं। बैंक चार्जेस क्या हम फाइनेंस के बदले में दे रहे हैं? नहीं, हमें बैंक SMS अलर्ट देती है, बैंक में पैसा जमा करते तो हमारे मोबाइल में SMS आ जाता है। साल का एक बार चार्जेस कटता है ATM का, तो वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखेंगे वो अदर एक्सपेंस में आएगा। तो एक बार और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेट आउटवर्ड 1,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000, ऑडिट फीस 4,000, रिपेयर 5,000, रिपेयर 3,000, और इसके बाद है बैंक चार्जेस 2,000। तो 4 4 8 5 13 3 16 और 2 18,000। तो 18,000 रुपये हो गया हमारा अदर एक्सपेंसेस। ये सारे आपको बनाने पड़ेंगे नोट्स टू अकाउंट। अब देखिए 15,000 और 90 1,05,000 और 5 1,10,000, 1,10,000 और 15 1 25 30 35 और 18, तो ये हो गया 153,000। कितना आ गया? 153,000। अब देखिए 2,33,000 माइनस 153,000, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 टैक्स देने से पहले। ये देखिए सेम आंसर आ गया। यहां पर भी देखिए 80,000 है, यहां पर भी 80। अब देखिए एक एक्स्ट्रा चीज लिखा हुआ है नीचे क्वेश्चन में, टैक्स रेट इज 50%, तो यहां पर लिख देंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो 80,000 का 50% हो जाएगा 40,000, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहां पर आ गया हमारा आंसर 40,000 रुपए। तो इस तरह से हमने देखा जो क्लास 11 में हमने पढ़ा था ये पूरा वही है, बस यहाँ का फॉर्मेट कंपनी का एक स्पेसिफिक है। चीज़ें बिल्कुल हमें सीक्वेंस में लिखना है, और जो भी चीज़ें डिटेल में होती हैं वो नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाती है। तो ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है।